To everyone, this is Neha Rajput. Again, we are here to learn something. अच्छा, तो मैंने ये ना आज पूरा मैराथन तैयार किया है। जितनी भी हमने जीके की क्लासेस कर ली हैं, तो उस वो मैं आज आपको दोबारा से समझाने वाली हूँ। तो आप इस तरीके से रिवाइज़ कर सकते हैं अपना सारा जीके, अब तक जो हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद मैं दोबारा से ऐसे डेली वीडियोज़ लेकर आऊँगी। फिर हम जब वो 100 क्वेश्चन हो जाएँगे, फिर उसका मैराथन एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। तो ऐसे कहीं न कहीं रिवीज़न साथ के साथ चलती रहेगी। ओके? तो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द राइट टू प्राइवेसी अ फंडामेंटल राइट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ये कैसे लर्न कर सकते हैं। इसमें आया था कि ईयर हमें बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी ये भाई डिक्लेयर्ड कर दिया, ये चिल्ला चिल्ला कर वो बोल रहा है कि प्राइवेसी का राइट एक फंडामेंटल राइट है। और वो कब से स्टार्ट करा? 2017, 2017। क्योंकि 17 की एज ऐसी होती है जब बच्चा प्रॉपर एडोलसेंट होता है और उसे प्राइवेसी चाहिए होती है। तो आप डेट बेशक याद मत करो, पर 2017 ज़रूर याद कर लेना। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। प्रोवाइड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ गए अब हम। प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये देखो, मैंने इसे भी लर्न करने का तरीका बताया था। ये आ जाएगा, अटॉर्नी जनरल को हम ऑफिस प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छत प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 76 छत, 76 छत, ऐसे याद करना है आपको। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम। इसका भी मैंने बताया था कि देखो, जुडिशली की जो वो है चीज़ों को, उसे भी रिव्यू कर रहे हैं, दोबारा से हम देख रहे हैं। तो ये चीज़ तो भाई यूएस से ही कर सकता है, हमने वहीं से लिया है। यूएसए में ही इतने गट्स हैं, हमारे अंदर नहीं है बाकी कंट्रीज़ के। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से आई है वो ओरिजिनेट होकर? यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अ, इसका आ जाएगा, एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12 बाय गट। अब मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम भी गट का मीनिंग बताया था। गट का मतलब होता है इंटेस्टाइन, ठीक है। वहाँ पर इंटेस्टाइन नहीं लिखा था, वहाँ पर केवल और केवल गट लिखा था क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएंगे। तो एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12 बाय गट बैक्टीरिया इन ह्यूमन। तो क्या आ जाएगा इसमें? कोबाल्ट ट्रेस मिनरल। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि वो कौन सी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है विटामिन B12 को बनाने में, किसके द्वारा? गट मतलब इंटेस्टाइन के द्वारा। तो वो क्या होगी? कोबाल्ट होगी। गट में एक बैक्टीरिया होता है ना? वो कौन सा वो क्या चीज़ है? तो वो कोबाल्ट मिनरल है ना? इसे ट्रेस मिनरल भी बोलते हैं। तो ट्रेस मिनरल का मतलब क्या होता है? ट्रेस मिनरल का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, पर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए हमें। हमें कम मात्रा में चाहिए, पर वो ज़रूरी बहुत है। ठीक है? तो ये हो जाएगा, ट्रेस का मतलब होता है मिनी, मतलब बिल्कुल माइनर सी उसमें क्वांटिटी में चाहिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट दोबारा से देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, अटॉर्नी जनरल का ऑफिस 76 76 उसे वो छत मिल रहा है ना, तो अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट भी 76 में ही आएगा, क्योंकि इसे यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? उसका अपॉइंट कर रहे हैं और उसे रख रहे हैं, तो छत के अंदर है ना, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरीके से, ऐसे ही याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी अच्छा था, ये देखिए, ये द स्लैश एंड बान एग्रीकल्चर इज नोन इन बस्तार डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एज दीपा। मैंने आपको पहले भी बताया था, दीपा इज़ माई कज़न, तो मैंने वो खेती करते हैं, तो मैंने उसी से रिलेट करा था। छत्तीसगढ़ मतलब हमारे दो घर हैं, एक तो हम दूसरी जगह पर रहते हैं, एक गांव में। तो ऐसे इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। आप भी समझ सकते हो, आपकी कोई कज़न है जिसका नाम दीपा है, ठीक है। तो स्लैश एंड बर्न को छत्तीसगढ़ में हम क्या, दीपा भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून। इन्फ्लुएंस का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो आपको, जो प्रभावित करे कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आप के अंदर कुछ परिवर्तन आए, है ना, वो होता है इन्फ्लुएंस। अब इंडियन मानसून को कौन कौन प्रभावित करता है? तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि आप जिसमें भी एयर दिखे, है ना, एयर दिखता है जिसमें भी आपको, तो आप कहीं ना कहीं उसे ही आंसर लगा देना।
तो ये एक छोटी सी ट्रिक होती है हमारी, जैसे जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन, तो अपर एयर आ रही है ना उसमें, वो इन्फ्लुएंस करेगी। सरफेस प्रेशर एंड विंड्स, विंड्स भी क्या होती हैं, एयर होती है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, साइक्लोन भी किसकी वजह से होता है, वो एयर की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ज्योतिराव फुले बॉर्न इन, अब देखिए महाराष्ट्र में है वो, महान है वो राष्ट्र, मतलब जिसमें क्या है, ज्योतिराव फुले ने जन्म लिया है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। या फिर महाराष्ट्र में मुंबई है, मुंबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ जो चमकती रहती है, लाइटनिंग रहती है जिसमें, है ना। तो ज्योतिराव फुले वहीं से हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, केमिकल अकर्स व्हेन एग इज कुक्ड, ये जब एक एग को कुक किया जाता है तो कौन सी केमिकल रिएक्शन अकर होती है, तो कोगुलेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपको अगर इसका मतलब, कोगुलेशन का मतलब ही समझ में आ जाएगा तो आप ये कर लोगे। कोगुलेशन का मतलब होता है जब कोई लिक्विड चीज़ है और उसे थोड़ा सा किसमें, जेली टाइप में या फिर थोड़ा थिक हो जाए तो उसे कोगुलेशन बोलते हैं। तो ये ऑफ कोर्स जब एग पहले होता है तो बिल्कुल लिक्विड होता है, जब उसे कुक्ड कर दिया जाता है तो जेली टाइप का थोड़ा सा हो जाता है, थिक हो जाता है, तो कोगुलेशन रिएक्शन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, गार्ड सेल आर द ओनली एपिडर्मल सेल दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पर देखिए, मतलब गार्ड सेल कौन सी सेल है, एपिडर्मल सेल है ना। जो वो केवल एपिडर्मल सेल मतलब बहुत सारी हैं, उनमें से केवल गार्ड सेल ऐसी है जो क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर होगा, बाकी सभी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। तो एपिडर्मल सेल क्या होती है, एपिडर्मल सेल कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती हैं, काफ़ी तरीके की होती हैं, एनिमल में भी होती है और प्लांट में भी। तो प्लांट में जैसे पॉमेंट हो गई, ट्राइक्रोम्स हो गई, गार्ड सेल हो गई। अब गार्ड सेल क्या होती है, जिसमें पोर्स होते हैं और ये गैसों के एक्सचेंज के लिए हो गई, बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए। तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, बाकी के अंदर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवर फ्लोज थ्रू द चंबा वैली थ्रू द फुट ऑफ द डलहौजी हिल्स। अगर आपको ये पता होगा कि जो रावी नदी है वो कहाँ से, हिमाचल से ओरिजिनेट होती है, और चंबा वैली का है वो भी हिमाचल से है, डलहौजी हिल्स भी वहीं पर है, तो आप रावी नदी कहीं ना कहीं आंसर लगा दोगे, ठीक है। तो ये आप कनेक्ट कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए, चंबा वैली, डलहौजी, ये सब ही हिमाचल से कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अब, फाउंडेड द संस्कृत कॉलेजेस एट बनारस इन 1791 है। ये ध्यान से करिएगा इसे करेक्ट, ये 1791 है, लिखते टाइम कई बार गलती हो जाती है। तो कब, किस ईयर में फाउंड हुआ था वो, ठीक है। और किसने किया था, वो 1791 में हुआ था, जोनाथन डंकन ने करा था। अब देखिए, संस्कृत को कहीं ना कहीं हम अपनी मतलब प्राइड के साथ बोलते हैं, हाँ संस्कृत हमारी भाषा है, हमारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो डंकी की चोट पर बोलते हैं, हाँ। तो ऐसे जोनाथन डंकन जो है वो इन्होंने फाउंड करा था, फाउंडेड बाय द जोनाथन डंकन, और किसी ईयर में 1791। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पद्मिनी क्वीन जो थी ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी रिलेटेड टू। अब जो पद्मिनी, हमने मूवी भी देखी है कहीं ना कहीं, तो कहाँ से रिलेट करती थी वो, चित्तौड़गढ़ की वो थी, रानी थी। अलाउद्दीन खिलजी जब थे उनके टाइम पीरियड पर पद्मिनी क्वीन थी, पद्मिनी रानी थी, और वो कहाँ से रिलेट करती थी, चित्तौड़ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट होल्ड, in which case Supreme Court hold that Article 14 is the basic feature of Indian Constitution। देखिए आर्टिकल 14 के अंदर क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि भाई कहीं ना कहीं इक्वालिटी वाली बात करी जाती है, उसमें सभी समान है। तो हर, है ना, जैसे केसेस चले थे बहुत सारे, जैसे एक केस ये भी चला था कि जो हमारे प्रेमबिल हैं वो एक उससे रिलेटेड केस था। तो ऐसे जो केस चलते हैं उनके नाम रख दिए जाते हैं। तो ऐसे इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस भी था एक, जो कि आर्टिकल 14 को जिसने नाम दिया था बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब हमें ये समझना है आर्टिकल 14 समानता से रिलेटेड है, और देखो कौन समानता की बात कौन कर रहा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि नारायण नारायण इंदिरा गांधी जी समानता की बात कर रही हैं, नारायण नारायण ऐसे करके, तो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, द फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप इन इंडिया। पहला सीमेंट प्लांट जो कि सेटअप हुआ है इंडिया में वो 1904 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए दीवार कितनी होती है, 4 होती हैं, कितने किसकी बनती है, सीमेंट की बनती है, तो 1904 इस तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, यूरिया एंड अडल्ट्रेटेड मिल्क रेशियो। अब देखिए, यूरिया, अडल्ट्रेटेड मिल्क मैंने शायद आपको पहले भी बताया है, जिससे कि वो टर्ड डाउन करके या फिर उसमें पानी मिलाकर उसकी क्वालिटी को लो कर दिया जाता है। तो अडल्ट्री मिल्क को अब कहीं ना कहीं जिसकी क्वालिटी डाउन है उसमें यूरिया मिलाया जाएगा, ताकि हमें बेवकूफ़ बनाया जा सके कि भाई नहीं, ये तो आर्टिफिशियली थिकर करा जाएगा, उसे गाढ़ा कर दिया जाएगा। तो उसका रेशियो कितना होता है, मतलब 70 मिलीग्राम कितना मिलाया जाएगा यूरिया, किसमें, 100 मिलीलीटर में के दूध में। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा 70-100 का रेशियो होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, द एसिड इम्पार्ट क्रीमी अरोमा एंड कैन बी यूज्ड इन डेयरी बेवरेजेस एंड कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट। कन्फेक्शनरी होता है हलवाई की दुकान, ठीक है। तो इसमें जिसमें क्रीमी अरोमा होता है, ये तो हमने बचपन से ही पढ़ा है, बटर मिल्क में भी कौन सा लैक्टिक एसिड होता है, तो ये लैक्टिक एसिड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, द गवर्नर जनरल फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज टू ट्रेन रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विस इन इंडिया। देखिए, किसने करा था, अ, फोर्ट फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसमें कि सिविल सर्विसेज के लिए ट्रेन करा जाएगा, है ना। तो लॉर्ड वेलेस्ली में। अब इस तरीके से याद कर सकते हो कि अगर कोई भी हमारे में से सिविल सर्विस बन जाता है, तो हमारे रिलेटिव्स, हमारे आसपास वाले लोग क्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली, वेलेस्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, लॉन्ग रन कॉस्ट और लॉन्ग वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, कॉइंसाइड होती है। कॉइंसाइड का मतलब होता है जो एक जैसी हो, समझ में आया, जो कि समान हो। तो ये लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है, इसके अंदर जितने भी इनपुट लगते हैं ना हमारे किसी भी बिजनेस को करने में, तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं, चाहे वो कैपिटल हो, लेबर हो, लैंड हो, ठीक है। और हर एक एक्सपेंस को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो इसीलिए वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो परिवर्तनशील हो। तो लॉन्ग रन कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट कॉइंसाइड इसलिए मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20, ईस्टर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर भुवनेश्वर प्रमोट लैंग्वेज। अब ये देखिए, ईस्टर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर है वो, तो ईस्ट वाली लैंग्वेज ले लेना ना। तो यहाँ पर ओडिया होगी, बंगाली हो गई, मैथिली हो गई, ये सारी क्वेश्चन हो गई। अब हमने एक पेपर कहीं ना कहीं कर लिया है, अब हम चलते हैं दूसरे पेपर पर, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम आगे 20 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेपर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा नेक्स्ट पेपर का, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर अर्लियर नॉन एज। अब देखिए, जो ये है, ये इस नाम से जाना जाता था, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर है, उसे पहले हम नॉर्थ ईस्टर्न रिसर्च एक्सटेंशन सेंटर के नाम से जानते थे। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में बस सब कुछ सेम ही है, इसमें क्या रिसर्च आ जाएगा उसकी जगह पर, रीजनल की जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, घटक होता है या फिर अवयव होता है। तो कौन कौन से इसके घटक हैं, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, जब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट सप्लाई, मतलब औसत मांग और या फिर औसत वो पूर्ति, इस तरीके से होता है ना इनका हिंदी में मतलब। तो इनके अवयव या फिर घटक क्या क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएगा, जो जैसे कम कंजम्पशन आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ जाएगा। तो इसमें सब कुछ आएगा क्यों, क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड है वो रिप्रेजेंट करती है टोटल स्पेंडिंग, जो कि फाइनल गुड्स या फिर सर्विसेज पर दी गई है, ठीक है, एक इकोनॉमी के अंदर। टोटल स्पेंडिंग, कुल स्पेंडिंग जो भी है फाइनल गुड्स पर, वो सारी इसके अंदर आएंगी। तो कंजम्पशन भी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट भी आ जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आ जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड क्या होता है, ठीक है, जिसके अंदर देखिए, ये होता है, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज मोर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब होता है जितनी ऑप्टिमम यूज ऑफ सोर्सेज, ठीक है, जितने भी आपके पास सोर्सेज हैं उनका आप बिल्कुल उच्चतम स्तर तक प्रयोग करते हैं, उसके बावजूद भी जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब इक्वल होते हैं, तो इक्विलिब्रियम होता है, वो तब भी ज़्यादा है, आप कितना भी आउटपुट कर रहे हो तो वो ज़्यादा ही है, तो वो हो जाती है एक्सेस डिमांड। समझ में आया? नेक्स्ट आ जाएगा,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर आता है द बेनिफिट दैट, तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, एक्सेस डिमांड के बारे में बात कर रहे थे। तो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज मोर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मैंने आपको बताया है, जितना उच्चतम स्तर तक हो सके उन सभी का यूज़ करना और उनसे प्रॉपर ऑप्टिमम लेवल तक उनका प्रयोग करके प्रोडक्शन में उनका यूज़ करना, ठीक है। पर जो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई है तब भी ये क्या है, ज़्यादा है, इनका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इनका ज़्यादा है किससे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ जाएगा, देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि आपको चाय पीनी है या फिर कॉफ़ी, तो आप बोलते हो कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, तो जहाँ पर आप सेक्रीफाइस जो चीज़ कर रहे हो ना, तो इट मीन्स एक चीज़ आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है दूसरी के लिए, तो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द बेनिफिट दैट अ बिजनेस एन इन्वेस्टर और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर गिव्स अप, देखो गिव अप कर रहा है वो या फिर सेक्रीफाइस व्हेन चूजिंग वन अल्टरनेटिव ओवर अनदर, जब एक अल्टरनेटिव को चूज करके दूसरे को वो यूज कर रहा है। अब इसमें हम एग्जांपल किसी भी फील्ड का ले सकते हैं, जैसे हम उसमें गेहूं या फिर चावल उगा सकते हैं, और आपने सोचा आपको चावल उगाने पर ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो उस जगह पर आपने जो गिव अप करा है वो हो गया गेहूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, राइटर ऑफ मालगुडी डेज। मालगुडी डेज का राइटर कौन है, तो आर के नारायण है। अब देखिए मालगुडी डेज क्या है, इसमें जो आर के नारायण है, साउथ की तरफ में उन्होंने एक शहर को इमेजिन करा है जिसका नाम उन्होंने मालगुडी रखा है, और उसी से रिलेटेड एक कहीं ना वो भी आया था, सीरियल भी आया था, तो इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मालगुडी डेज आर के नारायण ने लिखा है। अब 500 रुपीज़ जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुए थे, वो 1987 में हुए थे। अब इसे हमने कैसे याद करा था, वही कि हमें 7 8 500 के नोट दे दो, 7 8 500 के नोट दे दो, तो ऐसे, या फिर 8 7 500 के नोट दे दो, तो 1987 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य वो सक्सीड बाय, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए थे, तो बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त चंद्र बिंदु से याद करते हैं ना हम, चंद्र बिंदु, तो चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, द प्रोपाउंडेड द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, वो आ जाएगा जे ए स्कम्पीटर। स्कम्पीटर, देखिए स्कम सम हो रहा है इस एक तरीके से, इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं, स्कम सम मतलब सम मतलब आपके में प्रॉफिट होगा कोई ना कोई, ठीक है, तो ये हो जाएगा। स्कम्पीटर ने थ्योरी ये क्या करी थी, प्रोपाउंडेड करी थी, डेवलप करी थी। अब इसमें क्या होता है, जो भी लागत होती है ना उसे तो कम करा जाता है इनोवेशन में, और जो मांग है उसे बढ़ाने के नए नए तरीके खोजे खोजे जाते हैं, ठीक है। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, total member were there in the Indian Constituent Assembly after the partition। तो कितने मेंबर थे टोटल, 299। 299 मतलब वन आफ्टर पार्टीशन ना, तो पार्टीशन में हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, टोटल 300 थे पर पार्टीशन हो गया तो एक वहाँ चला गया पाकिस्तान में, तो 299 रह गए, ठीक है, ये ऐसे याद करा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा, गवर्नर जनरल अबॉलिश सती प्रैक्टिस। तो सती प्रैक्टिस किसने अबॉलिश करी थी, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, बैन जिसने भी करी थी ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वैसे भी बहुत सारे अच्छे काम करे थे, तो बैन करी थी उन्होंने सती प्रैक्टिस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य डाइड इन कर्नाटका। अब देखिए एक मौर्य है, वो एक वो है चांद है, वो कहीं ना कहीं छिप गया है, छिप गया मतलब डाइड हो गया है, ठीक है। अ, और चांद जैसा मोर है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, वो नाटक नहीं कर रहा किसी भी चीज़ का कि वो जिंदा है, तो कर्नाटका आ गया यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट कलर फिल्म जो है वो है किसान कन्या। अब देखिए कलरफुल, जब आप कोई भी किसान होता है वो खेती करता है, खेती से ग्रीनरी, ग्रीनरी मतलब कलर, ठीक है, तो फर्स्ट कलर फिल्म किसान कन्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नेम द आर्टिकल इंट्रोड्यूस्ड थ्रू 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 कन्वर्टेड द राइट टू प्रॉपर्टी इनटू लीगल राइट। अब यहाँ पर देखिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है वो किस अमेंडमेंट के थ्रू लीगल राइट बन गया था, पहले मतलब लीगल राइट बना, तो इससे पहले वो क्या था, वो था पहले फंडामेंटल राइट।
अब यहाँ पर आपको समझना होगा फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में क्या डिफरेंस होता है। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियाद, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर एकदम। तो इसका मतलब है जो फंडामेंटल राइट होंगे उनकी गारंटी हमें कौन देगा, उनकी गारंटी हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन देगा डायरेक्ट, ठीक है, उसमें लिखे गए हैं वो। और लीगल राइट जो होगा वो जो न्यायालय होते हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं सामान्य जो कोर्ट होते हैं उनके थ्रू। और जो फंडामेंटल राइट है उनकी प्रोटेक्शन भी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। ये डिफरेंस होता है। तो पहले वो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, पर अब वो क्या हो गया है, अब हो गया है लीगल राइट। और कब हुआ वो, 44th अमेंडमेंट से 1978। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और वो किस आर्टिकल में चला गया है, अब 300A में चला गया है, ठीक है। द कर्नाटका कोस्टल प्लेन एक्सटेंड। अब कर्नाटका साउथ में है तो कॉमन सेंस है कि आप नॉर्थ वाले कोई भी आंसर नहीं लगाओगे यहाँ पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, गोवा टू मैंगलोर आ जाएगा। कहाँ का, कर्नाटका की कोस्टल प्लेन एक्सटेंड होते हैं गोवा से मैंगलोर तक में। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, द राजिम कुंभ मेला। कुंभ मेला फेस्टिवल ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है डीएसएसबी के एग्जाम्स में। तो राजिम कुंभ मेला कहाँ पर है, वो छत्तीसगढ़ में होता है। अब देखिए अगर आपके छत्तीस घर है, गढ़ है ना, मतलब तो आप क्या होगे, राजी होगे, खुश होगे। तो राजिम मेला इस तरीके से कर सकते हो आप। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। पंचायती राज की कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 2004 में हुई थी। अब देखिए पंचायत में हम क्या बोलते हैं, चार लोग आएंगे फिर डिस्कशन होगा। तो इस तरीके से आप 2004 भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पचामलाई हिल रेंज कहाँ पर है, पचामलाई। अब देखिए जब भी आप किसी से मिलते हो तो आप क्या होता है, आपको ऐसा लगता है अगर कोई अच्छा मिला है तो आपसे कि अरे जैसे मलाई सी आ गई हो, है ना, मलाई मतलब एक अच्छी चीज मिल गई हो आपको। तो तमिलनाडु, तमिल जब भी हम मिलते हैं तो पचामलाई हिल किससे रिलेट कर लेंगे, तमिलनाडु से। Constitutional Amendment Act led to the creation of a separate national commission for STs। STs scheduled tribes होते हैं, तो scheduled tribes के लिए एक separate national commission बनाया था। वो कब आया था, वो था 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2003 में। याद रखना इंपॉर्टेंट है, एसटीज के लिए 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, और 2003 में हुआ था ये। डिवीजन ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है उसका डिवीजन हुआ है, उनके नाम आपको याद रखने हैं। देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को तोड़ा गया। वेस्टर्न मतलब कहीं ना कहीं जो वेस्ट की चीज़ें हैं उससे रिलेट कर लो। वो क्या थी, कच्छ, क्योंकि हम बोलते हैं ना अपनी इंडिया वाली चीज़ें अपनाओ वो बहुत मजबूत होती हैं। तो वो कच्छ मतलब कच्छ, कच्छ पेनिनसुला आ जाएगा, कच्ची थी, उस पर वार करा, काथियावाड़ आ जाएगा। और कौनकन उसके कन कन कर दिए फिर। तो वेस्टर्न कोस्टल डिवीजन इस तरीके से तीन में, कच्छ, कौनकन, काथियावाड़ और कौनकन, इस तरीके से आप याद करना इसे। लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा इस पेपर का कि प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स इन इंडिया पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया में देखो प्रोपोर्शन फीमेल्स का 50% भी नहीं था, मतलब आधा भी नहीं था, आधे से कम था। तो नियर बाय 50 आप याद कर लो, 48.5% इस तरीके से। तो ये हमारा सेकेंड पेपर भी कंप्लीट हुआ है, इससे पहले हमने फर्स्ट पेपर कर लिया है। तो मतलब 40 क्वेश्चन हमारे इसमें हो गए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। हाँ तो हम अब आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट पेपर के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ऑथर ऑफ बुक इंडिका। अब इंडिका बुक का ऑथर कौन है, ये देखिए मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज है उसे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, और किसके रेन के टाइम पर, किसके शासन के टाइम पर, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। अब देखिए इंडिया कैसा है, वो बहुत बड़ा है, तो मेगा इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। जो बुक है मेगास्थनीज ने लिखी है जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मेथड टू मेजर जीडीपी। जीडीपी को मेजर करने के कौन कौन से मेथड है, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड। अब देखिए जो जीडीपी है ना उसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी होती क्या है, जीडीपी होती है, हाँ, तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी का मतलब होता है कि जो फिनिश्ड गुड है ना, या फिर सर्विस प्रोड्यूस करी गई हैं हमारी कंट्री में, कंट्री के अंदर, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो दिस इज कॉल्ड जीडीपी, ठीक है, मार्केट वैल्यू
किसकी? सभी फिनिश्ड गुड्स की और सर्विसेज की, जो कि हमारी कंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस हुई हैं। समझ में आ गया? तो इसमें एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा, प्रोडक्ट मेथड भी आ जाएगा, इनकम मेथड भी आ जाएगा कि हमने क्या खर्चा करा है, हमने क्या बनाया है और हमारी क्या-क्या इनकम हुई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एटीएम इंस्टॉल्ड इन, एटीएम कब इंस्टॉल्ड हुआ है? तो 1987। यहाँ से मैं आपको एक और क्वेश्चन याद दिलाना चाहूँगी कि मैंने ये क्वेश्चन हमने ये पहले पढ़ा था कि जो 500 रुपीज़ नोट है वो कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, वो भी 1987 में। सोचो, एटीएम आया और उसने 500 रुपए का नोट दे दिया, तो 1987 दोनों का ही ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फर्स्ट रूलर ऑफ द कुषाण एम्पायर। ये देखिए, इसकी ट्रिक तो मैंने भी पहले भी बताई हुई है। कुषाण, जिसकी शान होती है सब उससे क्या करते हैं? कुजल जलते हैं कर्फ शेष, और वो चाहते हैं कि उसका शीश जो है वो झुक जाए। ठीक है, शान जिसकी होगी उसका शीश नहीं झुकता, पर सब उससे जलते हैं और चाहते हैं उसका शीश झुक जाए, तो कुजल कर्फ शेष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ जाएगा 1918 में महात्मा गांधी ने क्या करा था? ऑर्गेनाइज करा था एक सत्याग्रह। क्यों करा था? ताकि वो सपोर्ट कर सके पीजेंट को। इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो किस डिस्ट्रिक्ट में करा था उन्होंने? तो ये खेड़ा सत्याग्रह भी बोला जाता है इसे, और ये गुजरात में था। याद रखो, 1918 भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब खेड़ा खेता से याद कर लो, खेड़ा खेता, खेड़ा खेता। ठीक है, खेत में पीजेंट के लिए तो खेड़ा ही आ जाएगा, खेत वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, बृहद संहिता वॉज रिटन बाय। बृहद संहिता जो है वो किसने लिखी है? वो वराह मीरा ने लिखी है। अब मैं इसकी स्टोरी सुनाती हूँ आपको, बहुत अच्छी स्टोरी है और आप रिलेट कर पाएंगे, समझ लर्न कर पाएंगे। अब देखिए, जो वराह मीरा है उसका नाम पहले मिहिर ही था, वराह नहीं था। उनके सामने जो वराह है उसका टाइटल किसने दिया था? जो एक वो थे राजा विक्रमादित्य, उन्होंने। क्योंकि उनके पुत्र जो थे उनकी डेथ होगी एक सर्टेन टाइम पर, और वो किसके द्वारा होगी? वो एक सुअर के हाथों होगी। ये प्रिडिक्शन किसने करा था? ये मिहिर ने करा था। तो विक्रमादित्य ने उन्हें वराह की उपाधि देती थी, क्योंकि वराह जो होता है वो सुअर होता है, तो तब से उनका नाम वराह मीरा हो गया। ठीक है, तो बृहत संहिता जो है उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है, रेनफॉल भी है, आर्किटेक्चर भी है। तो ये याद रखो कि जो वराहमिहिर थे वो कहीं ना कहीं इतने बड़े थे कि उन्होंने एक राजा के बच्चे के बारे में भी प्रेडिक्ट कर दिया था प्रॉपर, और वो सच था। ठीक है, बृहत मतलब बड़ा होता है ना, और संहिता मतलब संचय। तो एक बड़ा संचय जिसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें कही गई हैं, और उसमें विक्रमादित्य पुत्र के बारे में भी एक बात कही गई थी। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ब्रिटिश एस्टैब्लिश द फर्स्ट म्यूजियम। अब देखिए, वो 1814 में उन्होंने पहला म्यूजियम स्टार्ट करा था। अब 1814 आप कैसे लर्न कर सकते हो? जब बच्चा 18 या 14 साल का हो जाता है तो वो म्यूजियम में घूमता है, तो 1814 फर्स्ट म्यूजियम हो जाएगा। नाट्य शास्त्र वॉज रिटन बाय, नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? वो लिखा है भरत मुनि ने। अब देखिए, मुन्नी एक लड़की है जो कि क्या करती रहती है? नाटक करती रहती है। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र वॉज रिटन बाय भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। ये देखो किससे रिलेट हो जाएगा? ये यूटीज का है ना, आप याद कर रख लेना 239। यूटीज क्या है? दो तीन ही है। ठीक है, तो 239 इस तरीके से याद कर लो। यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रशासन किस तरीके से वहाँ कामकाज होगा, किस आर्टिकल में आएगा? 239 में। अब प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल होना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी किस तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए, अगर वो वहाँ नहीं चल रही हैं किसी भी यूटीज़ में, वो फेल हो जा रहा है प्रोविज़न, तो किस आर्टिकल के अंडर आएगा? तो आर्टिकल यूटीज़ का क्या है? 239 है, तो 239 ए बी। अब ये फेल हो गई, वो कॉन्स्टिट्यूशनल की जो मशीनरी थी ना, मतलब इस तरीके से काम करना था, वो फेल हो गया, तो वो किस में आ जाएगा? 239 आर्टिकल में, ए बी याद रखना। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूटीज। अब देखिए, 239 240 ये सब यूटीज से रिलेटेड है। तो जो प्रेसिडेंट है वो रेगुलेशन कर पाएगा कुछ सर्टेन यूटीज पर, ये किस आर्टिकल में आएगा? 240 में आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस टू 1999 में आएगा। तो ये तो रटने वाला है थोड़ा सा, वैसे आप याद भी कर सकते हो। जैसे स्टेटस है, 9 का अपना स्टेटस होता है, एंड प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था 1999। वैसे थोड़ा क्रैम करने वाला है ये रटने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काठियावाड़ पेनिनसुला नोन एज। अब देखिए हमने ये कल भी, मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये वो बताया है, एक भी जो हमने ऊपर क्वेश्चन करे हैं। तो जो काठियावाड़ पेनिनसुला है वो एक तो वेस्टर्न पेनिनसुला है, उसमें हमने पढ़ा था कच्छ हो गया, काठियावाड़ हो गया, और कोंकण हो गया, है ना। अ, उसमें मैंने ट्रिक बताई थी कि जो वेस्टर्न का कच्चा था वो और हमने उस पर वार करा, फिर वो कनकन हो गया, इस तरीके से लर्न कराया था। तो काठियावाड़ को किस नाम से भी जाना जाता है, हम सौराष्ट्र पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है। फिर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नेम द आर्टिकल दैट डायरेक्ट द स्टेट टू एंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंसी। अब देखिए जुडिशियल जो इंडिपेंडेंसी है वो किस में आ जाएगा, आर्टिकल 50 में, कि वो एग्जीक्यूटिव से फ्री है, वो सेग्रीगेट है एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, तो मतलब जुडिशियली का अपना आधा हिस्सा है, इस तरीके से याद कर लो। तो आर्टिकल 50 आ जाएगा उसके अंदर। Name the amendment act that granted constitutional status to पंचायत राज institution in India. It added to part 9. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आ जाएगा पंचायत का, आ जाएगा एक म्यूनसिपैलिटीज़ का आ जाएगा। तो ये दोनों ही किस में करी थी, ये पार्ट 19, ओ सॉरी पार्ट 9 में इंक्लूड करी गई थी। और अमेंडमेंट 73 अमेंडमेंट, ईयर दोनों का सेम होगा। पंचायत पहले, सोचो गाँव को हम पहले रखते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो पंचायत वाला कौन पहले आ जाएगा, तो 73 अमेंडमेंट 1992। और नेक्स्ट आ जाएगा 74। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसी से रिलेटेड है, देखो मैं रीड कर देती हूँ। मेंशन द अमेंडमेंट दैट एडेड इन पार्ट 9A। ये किस में आई है, म्यूनसिपैलिटीज 9A में आई है ये। तो पार्ट 9A टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, अमेंडमेंट 74 एक्ट 1992। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मत विलास प्रहसन प्ले वॉज रिटन बाय। मत विलास प्रहसन प्ले किसने लिखा है, महेंद्र वर्मन। अब मैं आपको मतलब आपको बता देती हूँ, मत मतलब क्या होता है, जो कि शराब से रिलेट होता है ना। विलास मतलब उसी शराब के नशे में जो धुत रहे, मज़े करने वाला। तो ये किसने लिखा है, महेंद्र वर्मन। अब ऐसे याद कर लो, एक महेंद्र लड़का है जो कि मत विलास में डूबा रहता है। तो मत विलास प्रहसन किसने लिखी है, महेंद्र वर्मन ने। mention the amendment act that led to creation of separate national commission for the scheduled caste। अब हमने ये ऊपर भी पढ़ा था, मतलब ये रिपीटेड है, ये देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने तब भी बताया था। तो ये एसटीज के लिए स्केड्यूल, एसटीज और एससीज के लिए, दोनों के लिए, स्केड्यूल कास्ट के लिए एक क्या आया था, सेपरेट नेशनल कमीशन आया था। तो वो कब आया था, 2003 में आया था, और वो 89th अमेंडमेंट के थ्रू आया था। ठीक है, technologies is designed to capture sunlight and convert it directly into electric energy, enabling the generation of क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। अब कॉमन सेंस है, फोटो वोल्टिक सेल, फोटो मतलब लाइट होता है ना। तो सन की लाइट को किस में चेंज करें हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। तो ये समझ में आ गया, इजी है ना। हमने अब कहीं ना कहीं 3 पेपर डिस्कस कर लिए हैं, जो कि 60 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल। अब हम नेक्स्ट 4th पेपर डिस्कस करेंगे, तो फिर हमारे 80 हो जाएंगे, मतलब टोटल हमें 100 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं हम स्टार्ट। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें, हाईएस्ट पीक ऑफ सिक्किम। ये तो मैंने पहले भी बताया है, ये इजी है। जो इजी है उससे आप ट्रिक से ना लर्न करें तो इट इज़ बेटर फॉर यू। तो हाईएस्ट पीक कहाँ पर है, कंचनजंगा में है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जिसके पास सिक्के होते हैं वो भाई उसकी तो वो हाई प्रॉपर एक स्टेज पर होता है। तो कंचनजंगा है वो पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखिए वो किस में होता है, पार्ट 20 में होता है। अब यहाँ पर देखिए जो अमेंडमेंट है, मतलब 20 साल के बच्चे को ही सुधारा जा सकता है, उससे बाद वाले को नहीं सुधारा जा सकता है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो 20 साल का बच्चा है उसे नहीं सुधारा जा सकता, मतलब बच्चे से रिलेट करो, अमेंड मतलब सुधार करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नेम द एरियाज हैव
मॉडरेटली हैवी रेनफॉल। अब देखिए मॉडरेटली हैवी रेनफॉल कौन कौन से उसमें आ जाएगा जगह में, तो वो आ जाएगा गुजरात, तमिलनाडु और एमपी। ये ऐसे याद कर लो कि मैं एक जगह से गुजर रहा था, ठीक है, जहाँ पर बीचों बीच एमपी मध्य प्रदेश बीचों बीच मैं तमिलनाडु मिला किसी से, ठीक है। तो गुजर रहा था बीचों बीच मध्य प्रदेश मिला तमिलनाडु, मिला तमिल, ठीक है। इस तरीके से तो वहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल होती है, हैवीली रेनफॉल होती है, कहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना जो है उसका क्या उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड स्ट्रेंथिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हमें कहीं ना कहीं स्कीम के अंदर बता दिया गया है कि ये क्या है, ज्योति योजना है। ज्योति का मतलब ही क्या होता है, कहीं ना कहीं घर घर में क्या रोशनी करना, तो किससे आएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन से आएगा। तो उसको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो जाए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अब हमारा, राज्यसभा जो है उसके मेंबर का टाइम पीरियड। देखिए वो उसका नाम राजा से स्टार्ट हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। नॉर्मली सबका 5 ईयर होता है तो उसका 6 ईयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, टेली मेडिसिन सर्विस लॉन्च्ड बाय यूनियन टेरिटरी। अब देखिए टेली मेडिसिन, मेडिसिन देखिए यहाँ पर हम संजीवनी, ई संजीवनी नाम है। जो इनके स्कीम्स के नाम भी होते हैं ना कहीं रिलेट करते हैं हमारी हिस्ट्री से या फिर किसी भी पुरानी चीज़ से। तो इसमें मेडिसिन है, तो हनुमान जी लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए क्या लेकर आए थे, संजीवनी, उसे लेकर वो ठीक हो गए थे, वो उनके लिए मेडिसिन का काम करा। तो टेलीमेडिसिन सर्विस लॉन्च्ड जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ने करी है, तो उसका नाम है ई संजीवनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कैपिटल ऑफ सल्तनत आफ्टर दिल्ली बाय मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो दिल्ली के बाद कौन सी कैपिटल करी थी, तो वो करी थी क्या बोलते हैं, दौलताबाद। अब देखिए तुगलक गुल्लक, उनके पास गुल्लक है, बहुत सारे पैसे हैं, तो इधर से उधर कैपिटल करते रहते हैं, दौलत बहुत है तो दौलताबाद, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल। गणपति फेस्टिवल स्टार्ट करा था बाल गंगाधर तिलक। अब तिलक जिसके नाम में आ रहा है, तो जब गणपति फेस्टिवल होगा तिलक लगाया जाएगा, ठीक है। या फिर जो गणपति जी बाल गणेशा भी बोलते हैं, तो दोनों तरीके से बाल गंगाधर तिलक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड कम अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट, कैलकटा। अब देखिए वो अंडमान निकोबार जो है थोड़ा सा कटा हुआ है ना, हमारे से अलग है, वो आइलैंड है, तो कैलकटा हाई कोर्ट के अंडर आ जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अलीगढ़ मूवमेंट रिलेटेड टू। अलीगढ़ मूवमेंट किससे रिलेटेड होता है, सर सैयद अहमद खान से। तो इसका ऐसे कर लो, देखो अली कहीं ना कहीं मोमडन नेम है, मोमडन्स की क्या होती है, सैयद होती है ना, तो सर सैयद अहमद खान, ऐसे याद कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब होयसलास जो है इस ये जो होयसलास है उसकी इनिशियल कैपिटल और लेटर कैपिटल, ठीक है। तो इनिशियल कैपिटल में क्या आ जाएगा, इनिशियल में क्या नाम था उसका, बेलूर, और बाद में क्या हुआ था, हालेबिडू, ठीक है। होयसलास की इनिशियल कैपिटल आप ऐसे याद कर सकते हो कि हम एक बेल देखने के लिए गए थे और वो बेल बहुत ही बकवास थी, तो हाल बहुत बुरा हो गया, तो हालेबिडो, इस तरीके से, ठीक है। और होयसलास डायनेस्टी की बेलोर और हालेबिडोस, ये है। तो आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सेवा बैंक है, वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब देखिए जो सेवा बैंक है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, वो 1974। ऐसे याद कर सकते हैं कि हमें जब हम 1974 का कोई भी 74 ईयर्स का कोई भी हो जाता है तो उसकी सेवा ही करी जाती है ना। तो सेवा बैंक 1974 आ जाएगा। अब protein present in erythrocyte that contain iron as a central metal ion is। अब देखिए उस प्रोटीन का नाम पूछा गया है जो कि इरिथ्रोसाइट में पाया जाता है जिसका सेंट्रल मेटल आयन क्या होगा, आयरन होगा। तो अगर आपको इरिथ्रोसाइट नहीं पता है तो आप ये आंसर नहीं कर पाओगे। अगर आपको इरिथ्रोसाइट का मतलब पता है तो ये इजी हो जाएगा, इजी टू आंसर हो जाएगा। तो इसका नाम होता है आरबीसीज। आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल, तो हीमोग्लोबिन इससे रिलेट हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कैलिक्स एंड कैरोला ऑफ अ फ्लावर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म फ्लोरल स्ट्रक्चर। अब देखिए
अब यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला का मेन कहीं न कहीं कंसेप्ट है। कैलिक्स होता है जब भी कोई एक फ्लावर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी मतलब फ्लावर बनने से पहले वो क्या होगा, एक कली होगी इस तरीके से, है ना? और उसे प्रोटेक्ट करा जाता है किसी ग्रीन लीफ से, तो उन्हें कैलिक्स का नाम दिया जाता है। और कोरोला जितनी भी पेटल होती है ना फ्लावर के अंदर, वो अटैच्ड होंगी, ठीक है? जब उन्हें एक साथ नाम दिया जाएगा उन पेटल्स को, तो कोरोला बोला जाएगा। पर अगर एक इंडिविजुअल पेटल के बारे में बात करें तो हम उसका नाम पेटल बोल रहे हैं, समझ में आ गया? अगर एक सारी पेटल्स को बोले टुगेदर तो वो आएगा कोरोला। और कोरोला और कैलिक्स मिलकर क्या बनाएंगी, पेरियंथ, मतलब एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाएंगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब, एंडेंजर्ड ट्राइबल लैंग्वेज। अब वो वाली आपको लैंग्वेज बतानी है जो कि ट्राइबल एंडेंजर्ड है और ट्राइबल है। जुआंग, हल्बी और कुकड़ू। इसमें आप ऐसे याद कर सकते हो, एंडेंजर मतलब खतरनाक। खतरनाक जो जुआ है वो नहीं खेलना, हल चला लेना, बेशक उसमें तुम्हारा कुकड़ू मतलब एक कुकड़ू को नहीं होता है कि भाई बिल्कुल कुचुम्बर निकल जाए इस तरीके से। तो जुआ नहीं खेलना, हल चला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, टोटल कांड्स रिटन बाय तुलसीदास इन रामचरितमानस। रामचरितमानस में तुलसीदास ने कितने कांड लिखे हैं, तो 7 लिखे हैं टोटल। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि राम जी हमारे साथ होते हैं हमेशा। ठीक है, तो 7 कांड्स हैं उसके अंदर, अ, जो कि तुलसीदास ने लिखे हैं रामचरित मानस के अंदर। डाउन सिंड्रोम जेनेटिक सिंड्रोम होता है दैट रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मल सेल डिवीजन ड्यू टू एन एक्स्ट्रा और पार्शली कॉपी ऑफ। अब देखिए ये क्या होगा, डाउन सिंड्रोम कहीं ना कहीं मेंटली डिसऑर्डर होता है। ये जेनेटिक मतलब पहले से ही जनरेशन टू जनरेशन भी आ सकता है। अ, इसका रिजल्ट क्या होता है, जब आपका सेल डिवीजन सही से नहीं हो रहा होता है ना। आप अगर टोटल जितनी भी सेल है तो उसमें एक एक्स्ट्रा सेल आ जाएगी। टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 होते हैं। तो 46 हो गए, पेयर में होते हैं क्योंकि 23। तो 46 से आपके पास ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो कौन सा एडिशनली उसमें ऐड होता है, वो होता है, उसका नाम होता है क्रोमोसोम 21 ट्राइसोमी। ठीक है, ये वो क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मेंशन्ड इन शेड्यूल सेकेंड ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। 2008 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट आया था जिसके अंदर क्या क्या मेंशन था। अब सोचिए, सोशल सिक्योरिटी एक्ट है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी से रिलेटेड है। सोसाइटी में मैटरनिटी आ गई है ना, कहीं ना कहीं जो वो है वीमेन है उनकी कंडीशन से, तो मैटरनिटी बेनिफिट आ गए, तो 1961 हो जाएगा वो। पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी। ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी क्या होती है, जब कोई किसी जगह पर काम करता है सर्टेन टाइम तक, एक निश्चित काल तक, उसके बाद उसका वो हक हो जाता है ना, कि इतना उसे पैसा मिलना चाहिए कि उसने इतने साल तक यहाँ अपनी सर्विस दिया है, तो वो 1972 में आता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो आ जाएंगे, वो 1947। इनके ईयर बेशक याद मत करो, पर ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आएंगी, वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ब्लो ब्रोकली फ्लोरेट आर। तो ब्रोकली क्या है, ये फ्लोरल बर्ड होती हैं, इन्हें फ्लावर बर्ड बोला जाता है ब्रोकली को। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। अब देखिए मैंने इसके बारे में समझाया था कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। कि हम नई दिल्ली में रह रहे हैं तो भी हमें क्या करना है, अपनी संस्कृति को बचाए रखना है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृति यूनिवर्सिटी भी लोकेटेड है। तो हमने 4 पेपर कर लिए हैं टोटल 20-20 क्वेश्चन के। अब हमारा लास्ट पेपर रह गया है, चलो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो स्टार्ट करते हैं पेपर फिफ्थ, जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि है 1770 में पौधों की वृद्धि में वायु की अनिवार्य भूमिका ज्ञात की। अब देखिए अनिवार्य भूमिका किसने ज्ञात करी थी, जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले, ये आपको देखना है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था मिंट की प्लांट पर। इसमें इन्होंने क्या करे थे, पहले एक मोमबत्ती ली, उसके ऊपर जार रखा, तो मोमबत्ती थोड़ी देर बाद बुझ गई। क्यों, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिली। पर इन्होंने फिर दोबारा क्या करा, फिर से मोमबत्ती ली, कैंडल ली, और उस पर इस बार साइड में एक प्लांट रखा जो कि मिंट का प्लांट था, और फिर उसके ऊपर जार रखा, तो इस बार मोमबत्ती नहीं बुझी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बताया बिटवीन द किसके, कि भाई जो हमारी वायु है उसमें, और किसके,
जो हमारे प्लांट्स हैं उनके बीच में, ठीक है। अब ये देखिए, अब प्लांट थे तो उन्हें ऑक्सीजन मिलती रही, ऑक्सीजन थी तो इसलिए वो कैंडल जलती रही। तो इसने जो जोसेफ क्रिस्टल है, उन्होंने हमें ये भी बताया था कि जो एनवायरनमेंट में हम कहीं ना कहीं इसे इतना पॉल्यूट कर रहे हैं, तो उसे क्लीन करने में भी जो पौधे हैं वो एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो पौधों की वृद्धि में भी वायु क्या है, अनिवार्य है। ये भी किसने बताया, जोसेफ प्रिस्टले ने। आप ऐसे याद भी कर सकते हो कि पौधों की वृद्धि में वायु क्या है, बहुत अ, ज़रूरी है, तो सेफ भी बनाती है, और कहीं ना कहीं हम वायु को सेफ भी बना रहे हैं, पौधे, है ना, साफ कर रहे हैं क्योंकि, तो जोसेफ ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ट्रीटी ऑफ बेसीन जो है उसके अंदर क्या हुआ था। तो ट्रीटी ऑफ बेसीन जो है, इसके अंदर ये मराठा और पेशवा बाजीराव के बीच में हुई थी। ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है। और इसमें जो थे होलकर से हार गए थे पेशवा, ठीक है। किससे हार गए थे, होलकर से हार गए थे पेशवा। और उन्होंने तीन चीज़ें कहीं ना कहीं माननी पड़ी थी, उन्हें 3 चीज़ें माननी पड़ी थी। वो कौन-कौन सी चीज़ें थी? ये देखिए, ये सब। द पेशवा एग्रीड टू क्लेम ऑल यूरोपियन फ्रॉम एक्सक्लूड एग्रीड टू एक्सक्लूड ऑल यूरोपियन फ्रॉम हिज सर्विस। अपनी सर्विस से उन्होंने क्या बोला था कि हम सारे यूरोपियंस को हटा देंगे। दूसरा उन्होंने बोला था, द पेशवा एग्रीड टू गिव अप हिज क्लेम ऑन सूरत एंड बड़ौदा। सूरत और बड़ौदा से वो अपना क्लेम हटा लेंगे। थर्ड उन्होंने बोला था, द पेशवा एग्रीड टू मेंटेन अ ब्रिटिश सब्सिडरी फोर्स ऑफ 6 बटालियंस। उन्होंने बोला था कि हम ब्रिटिश की सब्सिडरी फोर्स को कहीं ना कहीं ले लेंगे, उसके लिए भी वो एग्री हो गए थे। सब्सिडरी वो फ़ोर्स का मतलब क्या हो जाता था यहाँ पर, कि ब्रिटिश अपनी फ़ोर्स देगी, उसका मेंटेनेंस जो है वो राजा करेगा, पर कहीं न कहीं जो जितनी भी फ़ोर्स है वो प्रोवाइड कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे। समझ में आ गया? तो ये 3 चीज़ों के लिए एग्री हो गए थे जो बाजीराव थे, पेशवा बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, लाल पांडा जो है वो राजकीय पशु है कहाँ का, सिक्किम का। अब ये देख लीजिए, इसे कैसे याद कर सकते हैं कि मतलब एक तरीके से सिक्का धन हो गया। धन किसका होता है, कहीं ना कहीं लाल, सन सन का ही होता है ना। तो सन मतलब पुत्र, पुत्र की सारी प्रॉपर्टी कौन लेता है, पुत्र ही लेता है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, टू वर्ड्स फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अब इसे कैसे याद कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है इसकी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू का है ना सेंटर पॉइंट नहीं माना गया है कहीं ना कहीं। हमने है ना ये देखा है कि उन्होंने साइड रोल प्ले करा है, तो टू वर्ड्स फ्रीडम की तरफ उन्होंने चीज़ें करी हैं, पर सेंटर में नहीं रहे वो। तो टुवर्ड्स फ्रीडम कौन लिखेगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन, सप्तक संगीत समारोह वो कहाँ मनाया जाता है, अहमदाबाद में मनाया जाता है जनवरी के फर्स्ट उसमें क्या बोलते हैं, वीक में। ये देखिए, सप्तक संगीत समारोह, देखिए हमारा एक संगीत है, सप्तक संगीत, उसमें हम क्या होते हैं, बहुत अहम, मतलब हमें बहुत प्राउड फील होता है। वो 13 दिन तक मनाया जाता है ताकि हम अपने क्लासिक किसको, म्यूजिक को प्रमोट कर सके, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उन्होंने एक्सेप्ट करा था, एक्सेप्टेड हिंदी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन फॉर्मूला। अब ये देखिए, इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये अयंगर फॉर्मूला था। इस अयंगर फॉर्मूले के अंदर हमने ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, कि हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो हिंदी है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी और उसे एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अपनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, लोवेस्ट परसेंट ऑफ लिटरेट अर्बन लिटरेट। अब देखिए, जो शहरी वो लिटरेट सबसे कम कहाँ पर थी, तो यूपी में थी। यूपी में कम थी, अप करनी थी, लोवेस्ट थी, अप करनी थी, यूपी ऐसे याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ड्यूरिंग ब्रिटिश राज इन इंडिया द टेक्स्ट वॉज वाइडली कलेक्टेड थ्रू। ये देखिए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, शायद मैंने पहले भी बताया, जमींदारी, रयतवाड़ी और महलवारी, ठीक है। पहले के सिस्टम में जो था, टैक्स कैसे कलेक्ट करा जाता था, वो इन्हीं के थ्रू करा जाता था, जमींदारी के थ्रू, रैयतवाड़ी के थ्रू और महलवारी के थ्रू। अब जमींदारी के को इंट्रोड्यूस किसने करा है, कॉर्नवालिस ने करा है। पहले तो किसने इंट्रोड्यूस करा है वो लर्न करते हैं। देखिए, जमीन, जमीन का वारिश, कॉर्नवालिस में वारिस आ रहा है, तो जमींदारी किसने इंट्रोड्यूस करी, कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी, थॉमस मुनरो, रैयत रात, रैयत रात, रात हो रही है थम जाओ कहीं मत जाओ, थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस करी,
नेक्स्ट आता है महलवारी। महलवारी देखो महल कैसा होता है, होटल जैसा होता है एकदम, तो होल्ट मैकेंजी। महलवारी किसने, होल्ट मैकेंजी। अब देखते हैं, अब इनका प्रॉपर मीनिंग समझते हैं, ठीक है। ये तीनों समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ज़मींदारी जो है उसमें मिडलमैन क्या था, होता था, ठीक है। यहाँ पर मिडलमैन फिक्स था, और जो कलेक्ट करते थे रिवेन्यू वो जो लैंडलॉर्ड था वो कलेक्ट करता था, और एक फिक्स्ड अमाउंट वो ब्रिटिशर्स को दे देता था, ठीक है। तो पीजेंट और गवर्नमेंट के बीच में कहीं ना कहीं मिडलमैन था। नेक्स्ट आता है रैयतवाड़ी, ठीक है। रैयतवाड़ी के अंदर क्या था, रैयतवाड़ी को हम यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया था, मिडलमैन को हमने एलिमिनेट कर दिया था रैयतवाड़ी के अंदर। यहाँ पर डायरेक्टली जो पीजेंट है वो किसे, गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस पे कर रहे हैं। अब रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब कल्टीवेटर और पीजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिडलमैन नहीं होगा, रैयत खुद आ गया है आगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा महलवारी। महल का मतलब क्या होता है, महल का मतलब होता है बेटा, हाँ, महल होता है पूरा का पूरा गांव, है ना। महल का मतलब हो रहा है पूरा का पूरा गांव, महल विलेज होता है उसका मतलब। तो यहाँ पर रिवेन्यू एक हेडमैन देगा, कौन देगा, हेडमैन के थ्रू आएगा, ठीक है। महलवारी, महल तो बहुत ईजी है, और ये किसमें, नॉर्थ वेस्ट में होता था ये, ठीक है। कि पूरे गांव में एक हेडमैन होगा जो कि टैक्स को पे करेगा। और जो वो थी जमींदारी, वो कहाँ पर था, वो बंगाल, बिहार, वाराणसी, उड़ीसा। जो रैयतवाड़ी थी वो कहाँ पर थी, वो साउथ इंडिया में, याद रखना। साउथ के लोग वैसे भी इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो वहाँ के किसान भी इंडिपेंडेंट थे, वो कह रहे थे भैया हम अपना टैक्स खुद दे कर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अब, ड्यूरिंग, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सेक्शन 31E ऑफ द इंडिया डेवलपमेंट एक्ट 1957 डील्स विद, ये देखिए ये रहा, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 सेक्शन 31E। इसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब है, इसका है कि बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। यहाँ पर कोर्ट के ऊपर भी बार, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें अपना बार सेट कर दिया गया है, लिमिट सेट कर दी गई है कि जिस कोर्ट का जो भी काम है वो वही करेगा, कोई और नहीं करेगा। ये किसके अंडर आता है, ये आता है दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली लैंड रिवेन्यू एक्ट 1954। लैंड रिवेन्यू में 1954 में क्या क्या आया था, उसमें आया था पटवारी इज अपॉइंटेड फॉर ईच हल्का। अब जो हल्का होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। एक निश्चित भूमि को हल्का बोला जाता है, तो उसके लिए पटवारी को अपॉइंट किया जाएगा। पटवारी एंड कानून गो शैल बी डीम्ड एज पब्लिक सर्वेंट। जो पटवारी और कानून गो है दोनों को ही क्या माना गया था, कि वो सर्वेंट है पब्लिक के। अब कानून गो कौन थे, कानून गो वो थे जो पटवारी के भी काम को सुपरवाइज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड वो कहाँ पर है, जो कि हेलीकॉप्टर डिवीज़न इज़ लोकेटेड इन। ये सारी चीज़ें ना कहीं बेंगलुरु वाली हो जाती है, तो मैं तो ऐसे ही याद कर लेती हूँ कि जितनी भी इन्वेंशन हो रही हैं साइंटिफिक साइंस वाली चीज़ों में, तो वो बेंगलुरु में आ जाएगी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एट्रीब्यूटेड टू। अब देखिए स्वराज क्या है, स्वराज जो था वो 1920 में आया था, ठीक है। वो सेल्फ किसके लिए, गवर्नेंस के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए था। और स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन, इसे नेहरू रिपोर्ट भी बोलते हैं। अगर नेहरू रिपोर्ट बोल रहे हैं, खुद सोचिए, तो मोतीलाल नेहरू ने करी होगी एट्रीब्यूटेड, ये है ना। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अब, द सेंसस 2011, द गैप इन लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स एंड फीमेल इज लेस देन 5%। देखो मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में कितना, 5% का अंतर है बस, दोनों की कहीं ना कहीं सिमिलर है। तो मिजोरम, रम पियो भाई, मजे करो, ठीक है। क्योंकि दोनों ही क्या है, कहीं ना कहीं इक्वल रखा गया है दोनों को। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द पर्पल फ्रॉग इज नोन एज पिगनोज। पर्पल फ्रॉग को पिगनोज के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, वेस्टर्न घाट। ऐसी चीज़ें वेस्ट में पाई जाती हैं भैया, हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है ना। तो वेस्टर्न घाट, पर्पल फ्रॉग पिगनोज के नाम से जिसे जाना जाएगा वो वेस्टर्न घाट में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पौंडीचेरी वॉज कैप्चर्ड बाय डच। किसने कैप्चर करा था, वो डच ने करा था 1693 में, पर उसे रिटर्न कर दिया था फ्रेंच कंपनी को 1699 में। कौन सी, रिजविक जो ट्रीटी हुई थी उससे। देखो एक रिजविक ट्रीटी हुई थी, तो डच ने एक टच करने वाला काम करा था कि फ्रेंच कंपनी को वापस दे दिया था, कौन, पौंडीचेरी, ठीक है। कौन सी, रिजविक। रिजविक मतलब उसकी खुद की वो नहीं बोलते, अपनी इच्छा से, इस तरीके से रिजविक ट्रीटी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आया जाएगा, कजरी फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है कहाँ पर, कजरी होता है छत्तीसगढ़ में। अब देखिए
कजरी एक लड़की है, कोई भी उसके पास छत्तीसगढ़ है तो वो कहीं न कहीं क्या है खुश हो रही है, तो इस तरीके से कजरी फेस्टिवल छत्तीसगढ़। हमने एक पहले छत्तीसगढ़ का और पढ़ा था, वो राजिम कुंभ मेला था, है ना? कि राजी हो रहे हैं कि छत्तीसगढ़ है, तो इसी तरीके से कजरी और राजिम दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा ब्लैक बक, जो वो है ब्लैक बक स्टेट एनिमल किसका है? आंध्र प्रदेश का। ये देखिए कहीं न कहीं हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, अगर आपने अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ली है तो अंधेरा हो जाएगा तो ब्लैक ब्लैक दिखेगा आंध्र, है ना? अंधा सा फ़ील होगा ऐसे, तो आंध्र प्रदेश ब्लैक बक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा पार्ट 2 जो है अ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 देखिए किससे रिलेटेड है, वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, तो सारे पॉइंट सिटीजनशिप के आ जाएंगे। राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनके लिए एक सर्टेन क्या बने थे, राइट अधिकार बने थे, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, कि सिटीजनशिप के जो अधिकार हैं वो किस तरीके से कॉन्टिन्यूटी में रहेंगे, वो आ जाएगा। सिटीजनशिप एट अ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसे इसकी कमेंसमेंट क्या है वो प्रॉपर रखी गई है, तो ये आ जाएगा। सब सिटीजनशिप से रिलेटेड पार्ट 2 में आ जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अब अनहेबिटेड आइलैंड एंड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी इन इंडिया, मतलब वहाँ कोई रहता नहीं है। हैबिटेड मतलब क्या है, हैबिटेट मतलब क्या होता है, रहना। अनहेबिटेट मतलब नहीं रहना, तो उस पर वहाँ पर बर्ड सेंचुरी है, तो वो कौन सा है, पिटी आइलैंड। पिटी ऐसे याद कर लेना, वही हमने पहले भी कि पिटी मतलब घर है, वो चिड़ियाओं का, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा एज पर सेंसस 2011, ये देखिए एज पर द 2011 सेंसस स्टेट दैट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, यहाँ पर मणिपुर नहीं आएगा, वो आएगा केरला, ठीक है, ये हटा के यहाँ पर केरला लिख लेना, तो वो कौन हो जाएगा, केरला हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारी पूरी पीडीएफ है, सारे क्वेश्चंस आपको राइट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन लर्न कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।